नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जोन के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग केंद्रीय बजट 2025-26 का डिस्कशन करने वाले हैं। मैं बता दूं कि इस क्लास में खासकर मैं बीपीएससी टीआरई 4 के टारगेट करके मैं इस क्लास को करा रहा हूं, ताकि जो भी टीआरई के एग्जाम हुए वहां पर बजट के क्वेश्चन पूछे गए तो संभवतः जो है टीआरई 4 में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस बजट से। जिनका इकोनॉमिक्स पेपर है उनके लिए तो और महत्वपूर्ण बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी नोट्स अगर आपको लेना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पे आपको नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी कुछ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और केंद्रीय बजट के जो महत्वपूर्ण डिस्कशन है उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। और जब ये बजट पेश करी थी तो उस दौरान उन्होंने जो साड़ी पहन रखा था वह साड़ी जो है बिहार की दुलारी देवी के द्वारा वो गिफ्ट किया गया है, जो मधुबनी के रहने वाली हैं। यानी बिहार की दुलारी देवी जो मधुबनी के रहने वाली है उनके द्वारा वह साड़ी गिफ्ट की गई थी। वह साड़ी जो था वह मिथिला पेंटिंग पर आधारित है और वही साड़ी पहनकर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इतना क्योंकि चूंकि बिहार से गिफ्ट किया गया था और उस पर मिथिला पेंटिंग था, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बार जो है अपनी 8वीं बजट पेश किया है। कितनी बार? तो 8वां बजट था इनका। ठीक ना। और 2025-26 का बजट जो है 2 घंटे 17 मिनट में पेश किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, चूँकि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें लक्ष्य रखा गया 2047 तक जो है भारत को विकसित जो है देश बनाने का। तो विकसित देश बनाने के लिए जो क्या क्या भारत की आकांक्षाएं हैं इसको देखना जरूरी है। तो देखिए, विकसित भारत की आकांक्षा के लिए विकास में तेजी लाना होगा। इसके साथ साथ बता दें, विकास में तेजी लाना होगा, इसके साथ साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा। यानी सब किसी का विकास अनिवार्य है। और भारत में मध्य वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाना होगा। मतलब कि भारत में जो मध्य वर्ग के जो लोग आ रहे हैं उनकी व्यय की जो क्षमता है वह बढ़ाना होगा। तो व्यय की क्षमता बढ़ेगी कैसे? तो भाई उनको जो है पैसे अर्न करने होंगे। ठीक ना। तो इसके लिए जो है निजी क्षेत्र के निवेश में क्या करना होगा? तो जान डालना होगा। मतलब कि लोगों को प्रोत्साहन करना है कि निजी क्षेत्र में वो लोग आएँ और परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना होगा। यानी जब परिवार क्या होगा, हंसी खुशी से रहेगा तो अपना व्यय करेगा और इस व्यय से जितना पैसे का संचालन होगा उतना तेजी से हमारा जो देश होगा वह विकसित भारत बनने की कगार पर आएगा। तो इतना पॉइंट को याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि विकसित भारत की एक आकांक्षा के रूप में इसको सम्मिलित किया गया यहाँ पे। ठीक ना। अब देखिए, अब ये जो विकसित भारत में जो शामिल 6 बिंदु है कौन कौन से है ध्यान रखिएगा। गरीबी से मुक्ति होगी। अगर विकसित भारत होता है तो गरीबी से मुक्ति होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा प्राप्त होगा। इसके अलावा बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो जाएंगे और 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ मैं बता दूं तो आर्थिक गतिविधियों में जो है 70% महिलाएं शामिल रहेंगी। ध्यान रखिएगा। ठीक ना। कितने प्रतिशत? तो 70% महिलाओं की बात की गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो छठा पॉइंट है, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जो भारत जो है इसको फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक ना। इतना पॉइंट याद रखिएगा। और खासकर लास्ट वाला जो 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट है इसको तो और अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए, अब विकसित भारत के लिए सुधार की कौन कौन सी आवश्यकता है, किस किस चीज़ में सुधार करना जरूरी है। देखिए, कराधान यानी जो टैक्सेशन है इसमें सुधार करना होगा। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र में भी सुधार करना होगा। इसके अलावा शहरी विकास पर जोर देना है, खनन पर भी जोर देना है और वित्तीय क्षेत्र में और विनियामक सुधार, इतना सुधार जरूरी है विकसित भारत बनाने के लिए। ठीक ना। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं विकसित भारत का जो लक्ष्य है ये आपका 1947 तक रखा गया है। और इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए जो कृषि है, जो एमएसएमई है, इसमें और निवेश तथा निर्यात में सुधार करके समृद्धिता जो है के साथ संभव होगा। मतलब कि विकसित भारत 2047 तक भारत को विकास करना है तो इसके लिए कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, इन सभी में सुधार करके तब जाके जो है विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब देखिए, विकसित भारत के लिए कौन कौन सी इंजन है? तो पहला कृषि हो गया,
दूसरा एमएसएमई हो गया, और तीसरा निवेश, और चौथा निर्यात। ठीक ना, ये चारों जो इंजन है विकसित भारत को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ठीक ना, तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि के बारे में। ठीक है, अब कृषि के बारे में क्या कहा गया है, तो कृषि के बारे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है धन धान्य कृषि योजना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू किया गया है इसके लिए, और शुरुआत में कहाँ पे, तो 100 जिलों में, 100 जिलों में शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और इसमें 1.7 करोड़ किसान को लाभ मिलेगा। इससे कितना, तो 1.7 करोड़ किसान को लाभ मिलेगा। ठीक ना, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य में दिया है कि सर्वाधिक कृषि उत्पादकता बढ़ेगी किसानों की। इसके अलावा फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, और सिंचाई सुविधा में सुधार, और दीर्घ अवधि तक जो है लघु अवधि तक ऋण उपलब्ध कराना। इतने पॉइंट को कवर किया गया है धन धान्य कृषि योजना में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, और इसके अलावा दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, यानी ग्रामीण संपन्नता, जो गांव के जो लोग हैं उनमें क्या करनी है, उनमें जो है संपन्नता लानी है, ताकि वो लोग और आगे बढ़ें, गरीबी से वो लोग, मतलब कि गरीबी के जो चंगुल है उससे बाहर निकले। इसके लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना है। दूसरा कहा जा रहा है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, क्योंकि देखिए भारत क्या है, सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपभोग भी कर लेता है। तो कहा गया कि हम लोग क्या करें, हम लोग दलहन का जो है क्या करें, तो इसका जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, मतलब और ज़्यादा उत्पादन करें। ठीक ना, और इसके लिए क्या करना है, तो 6 वर्षीय मिशन की शुरुआत की जाएगी। कि कितने वर्ष की, तो 6 वर्ष की मिशन की शुरुआत की जाएगी। और इसमें जो है तूर यानी अरहर, उड़द और मसूर, इन 3 दालों को, इसकी उत्पादन को बढ़ाना होगा। कौन कौन से रखा गया है, तूर, उड़द और मसूर। ठीक है, इन तीनों के उत्पादन को बढ़ाना होगा। इसके अलावा सब्जियां और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम जो है चालू किए जाएंगे। और मिलेट, जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज के उपयोग में भी क्या, उपभोग में भी बढ़ोतरी करना है। यानी हम लोग क्या करना है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का उपभोग करें। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी इसी के तहत। देखिए ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट जो है बिहार से रिलेटेड है, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल या तो आपके करंट में आ जाएगा, ठीक है, या तो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा, और इसमें उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन हेतु क्या करना है, तो सुधार करना है। और राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज की मिशन, ये भी शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, ये भी मिशन शुरू होगा। और इसमें जो है 100 से अधिक बीज के किस्मों में वाणिज्यिक उपलब्धता में सुधार किया जाएगा। कितने, तो 100 से अधिक बीज के किस्मों में। ठीक है, इसके अलावा कपास उत्पादकता मिशन भी शुरू होगा। और इसके तहत जो है 5 वर्षीय मिशन में जो है 5 वर्षीय मिशन में उत्पादकता वहनीयता में सुधार किया जाएगा। और लंबे रेशे वाले जो किस्मों को भी बढ़ावा मिलेगी, यानी ऐसे कपास जिसके लंबे रेशे बनते हैं उनका बढ़ावा यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो कृषि के अंतर्गत कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण मिलता था, लेकिन अब इसकी राशि जो है 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 5 लाख कर दी गई है। ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना, और असम में यूरिया जो है संयंत्र की स्थापना की जाएगी। किसमें, तो असम में जो है यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और असम के नामरूप में, किसमें, नामरूप में स्थापित होगा। और वार्षिक उत्पादन के लिए इसकी जो क्षमता है 12.7 लाख मीट्रिक टन है। कितना क्षमता रखा जाएगा, तो 12.7 लाख मीट्रिक टन इसकी स्थापना, मतलब कि इसका लक्ष्य रखा जाएगा। स्थापना कहाँ पे होगा, तो असम के नामरूप में। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। बात और करें तो देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक पेमेंट बैंक की सहायता से 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के सहयोग से ग्रामीण उत्प्रेरणा होगी। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो है 2.4 लाख डाक जो है सेवकों का विशाल एक नेटवर्क फैलाया जाएगा, और इसके माध्यम से ग्रामीण के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एमएसएमई में। हमारा पहला जो इंजन था कृषि वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो हमारा है, जो आपका इंजन है वो है एमएसएमई।
ठीक है ना, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इसमें क्या करना है, तो इसमें संशोधन करना है, ठीक है ना, इसमें संशोधन करना है। यानी संशोधन क्या किया गया है, तो देखिए जो सूक्ष्म उद्यम होंगे तो उसमें जो है क्या होगा, तो इसमें जो न्यूनतम जो आपका निवेश होगा ये आपका 2.5 करोड़ का होगा, 2.5 करोड़ तक होगा। और टर्नओवर कितना होगा, तो लगभग ये जो है 10 करोड़ के आसपास होगा, ठीक ना। सालाना टर्नओवर कितना, तो 10 करोड़ का। बात करते हैं लघु उद्यम जो होंगे, ये जो इनमें क्या होगा, तो 25 करोड़ का इनमें निवेश होगा और इनका जो है सालाना टर्नओवर कितना, तो 100 करोड़ का। जो मध्यम उद्यम होंगे उनमें 125 करोड़ का निवेश है और आपका 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह से इनमें जो संशोधन किया गया है। अब बात करते हैं आगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। उद्यम पोर्टल शुरुआत किया जाएगा। किसका शुरुआत होगा, उद्यम पोर्टल का शुभारंभ होगा और इसमें पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 लाख की विशेष अनुकूलन क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे उद्योग जो पोर्टल पे दर्ज किए जाएंगे उनको जो है 5 लाख की विशेष क्रेडिट कार्ड के तहत उनको जो है पैसा दिया जाएगा और पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किया जाएगा। कितना, तो पहले साल जो है 10 लाख कार्ड जारी होगा। इस बात को भी आपको याद रखिएगा। हम बात करते हैं उद्यमियों के लिए नई योजना, कौन कौन सी योजना आई है। तो देखिए उद्यमियों के लिए जो नई योजना आई है, 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी और अगले 5 वर्ष हेतु 2 करोड़ लोन उपलब्ध होगा। कितना, तो अगले 5 वर्ष के लिए 2 करोड़ लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा फुटवियर और लेदर क्षेत्र में मेक इन इंडिया, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र है, तो फुटवियर और लेदर, इन दोनों क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा मिलेगा और 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कितना लोगों को, तो 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और चाइना से जो खिलौना आता था वह जो है आयात बंद कर दिया जाएगा और भारत में ही जो है इस खिलौने का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। किसकी शुरुआत की जाएगी, तो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। तीसरा हमारा जो इंजन है ये निवेश है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो है अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा और होगा कैसे, तो नीति आयोग द्वारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर ये फोकस करके होगा, ठीक ना, इस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग की शुरुआत की जाएगी। कितने, तो 5 वर्षों में सरकारी जो स्कूल होंगे उसमें 50,000 अटल टिंकरिंग की शुरुआत की जाएगी और ब्रॉडबैंड से कनेक्टिविटी की जाएगी। जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में, चाहे वो गांव के हो या शहर के हो, उसमें जो है ब्रॉडबैंड की शुरुआत की जाएगी। और भारत में नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूल, ध्यान रखिएगा, सरकारी माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है नेट कनेक्टिविटी किया जाएगा। स्कूल कौन सा होना चाहिए, तो जो है सरकारी माध्यमिक स्कूल होगा और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी कराई जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाषा। देखिए जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम आया है, मतलब कि लाया जाएगा, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाया जाएगा और इसके तहत स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में डिजिटल रूप से पुस्तकें उपलब्ध होंगी। कैसे, डिजिटल रूप से भारतीय भाषा में, ठीक ना। जैसे आप अगर जैसे मान लीजिए कि आप तेलुगु जानते हैं तो आपके तेलुगु में, मतलब कि आपके जो लोकल लैंग्वेज है, तो उस तरह से पुस्तकें जो है आपके डिजिटल फॉर्म के रूप में उपलब्ध होंगी, ठीक ना। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें जो है 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस जो है आपका कथन के साथ इसको शुरू किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र की होगी। यानी अब जो है शिक्षा में एआई का भी सहयोग लिया जाएगा, जिसमें जो है 500 करोड़ कुल परिव्यय रखा गया है। कितना परिव्यय रखा गया है, तो 500 करोड़ रुपया रखा गया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया गया है। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य के लिए, मतलब कि लक्ष्य किया गया है कि अगले 5 वर्षों में जो है 75,000 सीटों को और जोड़ा जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। और आगामी 1 वर्षों में मेडिकल कॉलेज के जो है अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़े जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में कितना, तो अगले 1 वर्ष में मेडिकल कॉलेज में जो होंगे उसमें 10,000 सीटों की और जोड़ दिया जाएगा।
इसके अलावा मैं बता दूं साथियों कि डे केयर कैंसर केंद्र, कौन सा, डे केयर कैंसर केंद्र भी खोला जाएगा, जिसमें अगले 3 वर्ष में सभी जिलों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। और 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित होंगे। मतलब कि शुरुआती का जो साल है 2025-26, इसमें 200 का लक्ष्य रखा गया है, 200 केंद्र। और 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में लगभग जो है सभी जिलों में ये केंद्र स्थापित हो जाएंगे। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना भी शुरू किया गया है, जिसमें बैंकों से संवर्धित ऋण जो है 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता विकास सहायता से ये नवीकृत हो सकेगा। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं साथियों कि लोगों को अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश होगे और 50 वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना केंद्र द्वारा राज्यों को विकास हेतु ये किया जाएगा। और 1.5 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराना उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए, कहने का मतलब है कि राज्यों को विकास करने के लिए केंद्र क्या करेगी, तो केंद्र जो है ऋण उपलब्ध कराएगी। वो भी कैसा, तो 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त, किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना है। आप जो पैसा ले रहे हैं उसको, जो मूलधन लेंगे वही मूलधन सिर्फ लौटा देना है। और ये 50 वर्षों के लिए जो है राज्यों को दे दिया जाएगा, ठीक ना, अपना विकास करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जाएगा इसके तहत। अब देखिए, जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा और 2028 तक पूरा किया जाएगा। अभी बिहार में जो है नल जल परियोजना जो चल रहा था, चूँकि काफ़ी विफल रहा, ठीक ना, लेकिन केंद्र की तरफ से ये प्रयास किया जाएगा कि 2028 तक जो है जल जीवन मिशन योजना को पूरा किया जाए। और इसके अलावा परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना लाई जाएंगी, जिसमें 2025 से लेकर 2030 तक के दौरान सरकार अपनी कुछ जो उसके क्षेत्र हैं उसको निजीकरण करेगी। कहने का मतलब है कि परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना के तहत जो है सरकार अपनी कुछ संपत्ति को क्या करेगी, वो निजी हाथों में वो बेचने का प्रयास करेगी। ठीक ना। इसके अलावा शहरी चुनौती की निधि की बात की जाए तो शहरों में जल स्वच्छता हेतु 1 लाख करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा समुद्री विकास निधि शुरू किया जाएगा और इसके तहत समुद्री विकास निधि के तहत 49% सरकार देगी। मतलब कि समुद्री विकास निधि में जितना पैसा खर्च होगा उसका ये जो है 49% योगदान जो है केंद्र सरकार का रहेगा। ठीक ना। और फिर जो है विकसित भारत हेतु परमाणु ऊर्जा मिशन का जो शुरुआत किया जाएगा। इसमें 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा जो है, इसके अलावा ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। एक उड़ान योजना भी शुरू होगा, जिसमें अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्य तक 4 करोड़ यात्री ले जाने हेतु ये प्रयास किए गए हैं। मतलब कि उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्य खोले जाएंगे और लक्ष्य रखा जाएगा कि 4 करोड़ यात्री इससे यात्रा कर सकें। ठीक है। आगे बात करें साथियों, तो भविष्य में बिहार की कुछ ज़रूरतें हैं, इसको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनना फिक्स है। ठीक है। तो देखिए बिहार में क्या होगा, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर और ERM परियोजना के वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर, जिसमें 50,000 हेक्टेयर खेती हो सकती है। यानी मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर का जो है निर्माण किया जाएगा, जिसमें 50,000 हेक्टेयर खेती की सिंचाई हो सकती है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इतना। ठीक है। आगे हम बात करते हैं PM अनुसंधान अध्येतावृत्ति। तो देखिए इसमें जो है 10,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। कितना, तो PM अनुसंधान अध्येतावृत्ति में जो है 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और ज्ञान भारतम मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि हेतु सुरक्षा किया जाएगा। मतलब कि 1,000 से अधिक जो पांडुलिपियाँ हैं उनकी सुरक्षा किया जाएगा, किसमें, ज्ञान भारतम मिशन में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुसंधान विकास और नवाचार, इसके तहत, इस योजना के तहत जो है 20,000 करोड़ रुपये का जो है ये मिशन शुरू किया जाएगा। और राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, इस मिशन के तहत किसी स्थान की खास खनिज की पहचान हेतु ये मिशन शुरू किया गया। मतलब कि किसी खास क्षेत्र का चयन किया जाएगा और वहाँ पे पता किया जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन सा खनिज यहाँ पे उपलब्ध है। इसके तहत जो है राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का शुरुआत किया जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं निर्यात के लिए। तो देखिए चौथा हमारा जो मिशन है निर्यात, तो निर्यात संवर्धन के लिए ये मिशन शुरू किया जाएगा, निर्यात संवर्धन मिशन के नाम से। और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा MSME तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। कौन कौन मंत्रालय चलाएगा, तो वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा।
ठीक है। भारत में ट्रेड नेट, ये भी एक मिशन शुरू होगा और ट्रेड नेट के तहत जो है एक नया पोर्टल का निर्माण किया जाएगा जिसमें निर्यात संवर्धन हेतु डॉक्यूमेंट अप्रूवल हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की जाएंगी। यानी अगर आपको कोई सामान बेचना है, निर्यात करना है किसी दूसरे देश को, तो आपको गवर्नमेंट के पास पेपर नहीं भेजना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन जो है आप अप्लाई करके अपना अप्रूवल ले सकते हैं और अपना निर्यात कर सकते हैं। तो ये भी ट्रेड नेट के तहत एक जो है एक नया पोर्टल के तहत ये किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो बीमा क्षेत्र में FDI जो है आपका 74% से बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है। मतलब कि बीमा क्षेत्र में 100% निजी व्यक्ति जो है अपना निवेश कर सकता है, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण हेतु ग्रामीण क्रेडिट कार्ड स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। यानी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होंगे वो क्या करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण हेतु ऋण देने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे, ठीक ना, ताकि गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मुहैया कराया जा सके। और वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक शुरू किया जाएगा और एक नया आयकर विधेयक भी लाया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं ये जो पैसा इतना जो बात हुआ, ये योजना आएगी वो योजना आएगी, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा अभी जो राजकोषीय घाटा चल रहा है तो 2023-24 में राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रहा था ये 5.6% था। इसके अलावा 24-25 में 4.8 रहा और जो 25-26 में जो लक्ष्य रखा गया है ये 4.4 का लक्ष्य रखा गया कि इतना राजकोषीय घाटा हो सकता है, ठीक ना। तो ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2024-25 वाला भी महत्वपूर्ण है क्योंकि BPSC के एग्जाम में पिछला भी पूछा जा रहा है। चलिए अब प्राप्ति की बात करते हैं तो कुल जो बजट रहा ये 50 लाख आपका जो है 50,65,345 करोड़ रुपए का रहा और इतना जो है। अब चलिए आगे बात करते हैं वस्तु अब क्या होंगे, कौन कौन से वस्तु सस्ते होंगे। देखिए इस बजट के बाद कुछ वस्तु सस्ते भी होंगे जैसे कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं, इसके अलावा लेदर वस्तुएं, LED, LCD ये जो वस्तुएं हैं ये सस्ते होंगे। इसके अलावा कैंसर तथा 36 अन्य जीवन रक्षा दवाओं पर छूट प्राप्त होंगे। यानी जो ऐसे 36 रोग हैं जो काफ़ी जघन्य हैं, ऐसे रोगों पर जो है लगभग क्या होगा, इनकी जो दवाइयाँ हैं उन पर कर जो है या हम ये कहें कि उन पर जो है टैक्स कम किया जाएगा और 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री होंगे। आपको पता है 12 लाख तक का जो आय होगा वो आय टैक्स फ्री होगा, लेकिन इसमें कुछ शर्त है, ठीक ना। और 12 लाख से जैसे ही आपका आय ऊपर होगा उसमें क्या होगा, उसमें टैक्स का स्लैब जुड़ जाएगा। कैसे, तो मान लीजिए कि आपका आय 13 लाख हो गया, ठीक ना, 13 लाख हो गया तो 12 लाख तो छूट था, लेकिन जैसे ही 13 लाख आपका सालाना आय हो गया तब आप टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे और आपके 0 से 4 लाख का जो रुपया रहेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% रहेगा। और 4 लाख से 8 लाख का रुपया रहेगा उस पर 5% का टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक ये आपका 25% और 24 लाख से जैसे ही ऊपर होगा आपका जो टैक्स होगा वो 30% के हिसाब से लगेगा, ठीक है। चलिए अब रुपया कहाँ से आएगा इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले जो रुपया आएगा वह उधार से आएगा, कितना, 24% हम लोग उधार से रुपया लाएंगे, ठीक ना, ऋण लिया जाएगा। इसके अलावा आयकर से 22% तक रुपया आएगा और GST से 18% का रुपया प्राप्त होगा और निगम कर से जो है आपका 17% तक रुपया प्राप्त होगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बजट के जो है हिस्से रहे जो मैंने खासकर आपके BPSC Tier 4 के लिए मेन पॉइंट को मैंने यहाँ पे लाने का प्रयास किया। जितना मैंने बताया कि यह पोर्शन महत्वपूर्ण है उसको याद रखेगा, उतना तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ से आपके BPSC Tier 4 के लिए बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।